हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए कमेंट में जल्दी से और बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। क्लास चल रही होगी आप लोगों की लाइव। चलो, नेशनल पार्क तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य, है ना। वन्य जीव अभयारण्य कल क्लास हुआ था। हेलो आकाश, क्लास लाइव नहीं हो करना एक बार। हम्म। क्लास लाइव है क्या अब?
कमेंट करना क्लास लैब है क्या? चेक करा लो उसको, कल भी ऐसा ही हुआ था, 10 मिनट लेट हुई थी। वहां मैं चेक किया था सर, वो जाना पता नहीं क्या प्रोसेस। चलो बैंक का पंगा कुछ ये पंगा इसी क्लास में होता है, सुबह से कभी पंगा नहीं हुआ। नहीं बाकियों में भी सब आईटी पर करिए ना, आज कल से सर मैं आपका वाईटी पे कर दिया करूंगा, पहले गेट लगा दियो। हाँ जी, स्क्रीन जो आप लोगों की, मुझे नहीं पता क्या आ रहा था स्क्रीन पर, क्या था। क्लास में मैं टाइम से खड़ा हुआ हूँ, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, आप खुद समझदार हो, चीजें ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, है ना। इसमें भी बस ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ जी, अब ये बताओ लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना। नेशनल पार्क कराए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज का टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूंगा तो जैसे नेशनल पार्क होते हैं सेम वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होते हैं। फर्क इस बात का होता है कि यहां पर पूरा पूरा फोकस किया जाता है वाइल्ड लाइफ पर। ओके, मैं इस चीज को लिखता हूं, देखो ध्यान से, ये है क्या, तो आपका आंसर होगा दीज आर ऑल्सो protective areas. These are also protective areas. ये भी जैव विविधता संरक्षण वाले क्षेत्र है। ठीक है ना, ये क्या है, जैव विविधता संरक्षण वाले क्षेत्र है। अगर मैं बात करूंगा वाइल्ड लाइफ की तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या किया जाता है, तो वाइल्ड एनिमल का प्रोटेक्शन किया जाता है। वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्ट इन दिस जोन, राइट, यानी कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वन्य जीवों का, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। है ना, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली बात को,
इसी में अगला पॉइंट जो होगा वो होगा वन्य जीवों का संरक्षण किस बेस पर किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर। और जो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस बात को कहता है? ध्यान से सुनना। ये इस बात को कहता है कि भाई साहब हमें वन्यजीवों की सुरक्षा करनी होगी। तो इसके बेस पर फिर 1973 में क्या किया गया? 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट वॉच स्टार्ट। यहां पर टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत की गई थी। टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत हुई। यहां पर टाइगर रिजर्व योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? चलिए जी, सौम्या नाम से कमेंट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सामने साफ लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, मैं खुद पढ़ता हूं, समझ आएगा नहीं आएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी जैव विविधता संरक्षण वाले क्षेत्र हैं। अच्छा, मतलब ये एरिया हो गया। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है? इस क्षेत्र में वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे सारे जीव रहेंगे 1972 के संरक्षण के आधार पर। अच्छा ठीक है, और यहाँ 1973 में टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। ओके, समय क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है या कोई भी ऐसी लाइन लिखी हुई है जो कॉन्सेप्चुअली थोड़ी बहुत अलग है, या वो ऐसी है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं? ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो लग रहा है कि साफ साफ मैंने लिख रखा है कि ऐसा क्षेत्र जहां 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आधार पर हम ये बोलेंगे कि भाई साहब एक सींग वाला गैंडा है ना, तो भाई उसको छेड़छाड़ मत करो, उसको सुरक्षित रहने दो। बस ये लिखा हुआ है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु की लीला अपरंपार है ना? प्रभु की लीला कैसी है? अपरंपार है। चलिए जी, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट वॉज स्टार्ट 1973। 1973 में क्या किया गया था? ध्यान से सुनना, टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहां पर है, याद रखना हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है। विश्व में सबसे ज्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में ही देखने को मिलती है, इसलिए इनका यहां पे संरक्षण की योजना बनाई गई है। चलिए आगे बढ़िए, इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े, अब कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, है ना?
यानी कि महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व, महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व सबसे पहले आ जाते हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले कहां जाते हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक तो राजाजी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में कौन सा है? एक है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क है। और एक यहां पे पड़ता है जिम कॉर्बेट। ये दोनों ही यहां के फेमस टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा असम की, असम में एक ओरंग है, ओरंग टाइगर रिजर्व, एक मानस है, एक नामेरी है और एक काजीरंगा है। काजीरंगा है, ठीक है ना? और कौन सा है? काजीरंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एमपी में कौन कौन से हैं, पूछो ही मत बस। बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, कुनो। कुनो नेशनल पार्क का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? एक है दुबरी, एक है कान्हा। ये सभी के सभी कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और शायद आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में इनको क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को किस नाम से और जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, याद है आपको? इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे मैंने बताया बाघों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। एक है यहां पे नागजीरा या नागाजीरा, एक है यहीं पर सह्याद्री, एक है यहां पर कौन सा? सह्याद्री, है ना? एक तो नागजीरा है और एक कौन सा यहां पे? सह्याद्री है महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो। और एक है यहां पे मेलघाट, एक कौन सा यहां पे? मेलघाट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान में आ जाते हैं हम। राजस्थान में है रणथंबोर और एक आ जाता है यहीं पर रणथंबोर के बाद सरस्का। एक सरस्का और एक रणथंबोर, ठीक है? नोट करो जल्दी से।
आगे बढ़े। एक तो बुक्सा पड़ता है, और एक सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में, है ना। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत के साथ एक पड़ता है यहीं पर दुधवा। पीलीभीत और दुधवा, है ना। केरल में कौन सा पड़ेगा? केरल में पड़ता है पेरियार नाम से। केरल में कौन सा है? पेरियार नाम से है। न्यू बोर्ड नहीं, पुराना ही बोर्ड है। झारखंड में पलामू, और बिहार में वाल्मीकि, और ये है पलामू। इसे नोट करो। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कराने वाले हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में। यूट्यूब पे नहीं चल रही क्लास, केवल ऐप पे चल रही है। यूट्यूब की किसने कहा आपसे? अच्छा, वो क्या नाम है, वो रील देखी थी आपने, वो इस पे साइक्लोन को जो बना रखी है? मैं कह रहा था उस दिन साइक्लोन वाली रील के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ी हुई है मेरे और करियर विल वाले पे। जो ये चक्रवात आ रहे हैं, इन चक्रवातों के आने के पीछे कारण क्या है, वो है इंस्टाग्राम पे शो होगा रील। चलिए जी, अब आप लोग हेडिंग डालो। एलिफेंट रिजर्व। हाथी रिजर्व। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हाथी रिजर्व क्या करता है, देखो ध्यान से। हाथी रिजर्व की बात करेंगे। ये क्लास यूट्यूब पर लाइव है, यू कैन चेक सर। कहां पर, कौन से यूट्यूब चैनल पे लाइव है? मुझे तो नहीं लग रहा। कौन से यूट्यूब चैनल पे लाइव है? अच्छा, ऐप में यूट्यूब बन के आ रहा है।
कोई बात नहीं। टाइगर रिजर्व पर आ जाओ, ध्यान से देखो। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ध्यान से समझना। टाइगर पॉपुलेशन कंजर्व्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, है ना। इसके अंतर्गत टाइगर, टाइगर क्यों भाई सब, दिमाग इनकी यूट्यूब के चक्कर में मेरा और खराब कर देते हो कमेंट पढ़ने के चक्कर में। एलिफेंट की जगह टाइगर लिख रहा हूं मैं। इसके अंतर्गत हाथियों का संरक्षण किया जाता है। हाथियों का संरक्षण किया जाता है। हाथियों का संरक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत। अब ध्यान से सुनना, हाथियों की समस्या क्या है। एक तो रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हो जाना, मेघालय की तरफ अगर मतलब खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे ट्रैक एक्सीडेंट के साथ साथ स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग ऑफ टस्क, यानी कि जो टस्क होता है, हाथी दांत की तस्करी होना। नेक्स्ट और क्या हो सकता है भाई साहब, हाथी दांत की तस्करी के चक्कर में इसकी हत्या कर देते हैं। दूसरा, रेलवे ट्रैक जो है उसका एक्सीडेंट हो जाना। इनके आसपास वाले एरिया में फ्लड प्रॉब्लम भी है। फ्लड प्रॉब्लम और डिफॉरेस्टेशन, मतलब हाथियों का आवास ही खत्म कर देना। ये ऐसी समस्या है जिनके चलते हाथियों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो ये एलिफेंट रिजर्व जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1992 में की गई थी। 1992 में की गई थी हाथी रिजर्व की शुरुआत। ओके, हाथी रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी, 1992 में की गई थी। ठीक, चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट करो। फ्लड एरिया का मतलब हो गया बाढ़ आना। जैसे उड़ीसा वाले क्षेत्र में बाढ़ आने से काफी हानि होती है। बाढ़ आना और वनों का कटाव। बाढ़ आना और वनों का कटाव। आगे बढ़े। आपने प्रैक्टिस की थी क्या ऐसी राइटिंग के लिए भाई? पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है, आपकी भी अच्छी हो जाएगी जब आप पढ़ाना शुरू करोगे।
देखो ध्यान से, एक है संबलपुर, एक है मयूरभंज, है ना, मयूरभंज, एक है महानदी, इन तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो ये तीनों कहां पर स्थित हैं? ये तीनों के तीनों स्थित हैं ओडिशा में। ठीक है जी, कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, जो टाइगर रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व है। एक है सिंहभूम, ये पड़ता है झारखंड में। ठीक है ना, जो सिंहभूम है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है सिंहभूम झारखंड में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो काजीरंगा, काजीरंगा जो है ये पड़ता है कहां पे? असम में। यहां ये एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। एक है चिराग रिपु, है ना, एक कौन सा है? चिराग रिपु। ये भी कहां पड़ता है? चिराग रिपु नाम से जो है ये भी असम में पड़ता है। ठीक है जी, चिराग रिपु नाम से कहां पड़ता है? असम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गारो और खासी, ये दोनों कहां पड़ते हैं? मेघालय में पड़ते हैं। गारो और खासी नाम से कहां पड़ते हैं? मेघालय में पड़ते हैं। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट कौन सा है? उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश में है। फिर एक पड़ता है शिवालिक, शिवालिक नाम से कहां पड़ता है? शिवालिक नाम से कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, संदीप कह रहे हैं काजीरंगा गैंडा के लिए फेमस है, एलिफेंट के लिए नहीं। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च कर दिया, यहाँ पे असम की वेबसाइट है ये, हाँ असम की है। और यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व जो दिखा रहा है वो 5 दिखा रहा है, एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व असम में जो दिखा रहा है वो 5 दिखा रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक तो वही चिरांग रिपु नाम लिखा हुआ है जो मैंने अभी लिखा, दिखा रहा है। वेरी गुड। आगे यहाँ पे आप ऊपर वाले ने जो छोटे छोटे आपको नैन दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा जूम करके, नहीं तो बाबा रामदेव की वो जो आती है दिव्य दृष्टि, उस दवा को डाल के देखना ये क्या लिखा हुआ है? काजीरंगा।
अरे काजीरंगा, ये हाँ काजीरंगा ये, अच्छा यही है काजीरंगा। हाँ काजीरंगा ये, काजीरंगा पूरा नाम है इसका काजीरंगा कार्बी एलोंग एलिफेंट रिजर्व, है ना। और भारत का महान वैज्ञानिक कह रहा था कि ये एलिफेंट के लिए नहीं, ये तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे कारण पता है क्या है? इसके पीछे कारण ये, क्योंकि भाई साहब ने सीटेट का कहीं पर क्वेश्चन देख लिया होगा वो, और इनको ये लगता है कि सीटेट के अलावा तो कहीं कोई दुनिया है ही नहीं है, सब कुछ उसी में निहित है। तो अपने जीवन में संदीप ये चीज याद रखना कि एक चीज होता है किसी चीज पे अगर आपको डाउट है तो डाउट क्लियर करना, और दूसरी चीज ये होती है कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर और पूरी की पूरी फिलॉसफी झाड़ना। शास्त्रों में इसी को घटियापन कहा गया है, घटियापन की कोई और परिभाषा नहीं होती है। आपको अगर किसी पॉइंट को लेकर के कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप ये भी पूछ सकते थे इसी बात को कि सर एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध बताया था आपने, अब आप इसको भी बता रहे हो, फिर ऐसा क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार क्लियर करो। टीचर खुशी खुशी से इस बात को क्लियर करेगा। आपको पता नहीं है फिर भी आप उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे भाई तू जो सामने खड़ा है तू तो गलत है, तुझे नहीं पता मुझे पता है। और ऐसा मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होगे उनमें से कोई अगर एक बोल पड़ा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको समझाना इसलिए और ज्यादा बनता है क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम में ही, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाने वाले हो। इस चीज को आप आगे से ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि हम शुरू से बहुत समझदार थे, हम भी गलती करते थे, हमें हमारे टीचर ने समझाया, आप गलती कर रहे हो हम आपको समझा रहे हैं, है ना। अगर आपको कोई डाउट है ना तो उस चीज को ऐसे बोलोगे, सर पहले आपने ये बताया था अब ये बताया, एक बार इसको क्लियर करो, ये क्या मैटर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। टीचर को खुशी होगी, है ना। जैसे एक कोई सिद्दीकी साहब हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं आप बहुत बुरा पढ़ाते हो। मैंने तो पूछा ही नहीं कैसे पढ़ाता हूं मैं मुझे खुद पता है मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, इसीलिए तो मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, बुक लिखी है, बुक पढ़ता भी हूँ, है ना। भाई जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन हम में और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा। मैंने पूछा ही नहीं था आपसे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं मेरा ये मानना है कि मैं हर दिन नया सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। एक टीचर का ख्वाब लेकर अगर एक टीचर के साथ ही कोऑपरेट नहीं कर सकते हो तो समाज के साथ क्या कोऑपरेट करोगे आप सिद्दीकी साहब, समझ रहे हो। तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक बहुत आते हैं हमारे पास, और उन्हीं को फिर हम पढ़ा पढ़ा के बेचते हैं फिर कि जीवन में कुछ भी करना लेकिन बकवास नहीं करना। ओके, चलो जी, एक लिखो इसी में, इन ताकि ये पड़ता है कहाँ, नागालैंड में। मैसूर ऐसे ही लिखा जाएगा, देख लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैसूर। ये कहां पड़ेगा, मैसूर नाम से पड़ेगा कर्नाटक में। अच्छा वायनाड नाम से कहां पड़ेगा, ये भी कर्नाटक में। ये मुख्य मुख्य नाम है, ये याद कर लो, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद बाकी जो है ना, बाद बाकी जो आपसे पूछा भी जाएगा वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको पढ़ चुके हो। जैसे आपसे पूछता है नीलगिरी हाथी संरक्षण परियोजना, नीलगिरी हाथी संरक्षण परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आप तुरंत बता दोगे जी नीलगिरी, चाहे वो हाथी संरक्षण पूछ ले, चाहे वहां पे
नेशनल पार्क पूछ ले, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले, आप सीधा सीधा बता दोगे कि ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है आपका कहां, नीलगिरी तमिलनाडु में। इसे नोट कर दो और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए आपके कंप्लीट। अब मैं चेक करूंगा आपके बैच में क्या बचता है और या नहीं बचता है, जो भी होगा वो आपको करा दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। मैसूर तो उत्तराखंड में है शायद, बहुत सही लिखा हुआ है आपने। मैसूर कर्नाटक में है, जबकि वायनाड जो है ये केरल में है। बेसिकली कहीं कहीं इसको लिखा हुआ कर्नाटक इसलिए मिल जाता है क्योंकि बॉर्डर वाले पार्ट में आ जाता है। वायनाड जो है वो केरला में है, ठीक है। मैं एक बार आपको चेक करूंगा, कुछ बचा हुआ होगा तो उसको कंटिन्यू करवा दिया जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेबस हो जाएगा फिर फिनिश। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।